तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट चलते हैं वीडियो को आगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावना इस प्रकार दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वस्तु एक्स और वस्तु वाई के इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, एक्स पे एक एक करके बढ़ रहा है और वाई में क्या हो रहा है, दो दो करके घट रहा है। जैसे 8 10 है, ठीक है, 8 दो दो करके घट रहा है। तो इसका जो है, ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा, तो आकार कैसा, ऋणात्मक ढाल तथा सरल रेखा होगा, ठीक है, ऋणात्मक ढाल तथा सरल रेखा होगा, ये हमारा इसका आंसर, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो कौन एक केंद्रीय समस्या है, तो किसके लिए उत्पादन हो, ठीक है, ये एक केंद्रीय समस्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि अर्थशास्त्र में शब्द व्यशिष्ट और समशिष्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो रेगनर फ्रिश ने किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है, तो कैसे उत्पादन करे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी। तो आप क्या करें, टोटल जोड़ दीजिएगा, तो इसका हमारा जो आंसर होगा सी यानी कि 45, ठीक है। आप क्या करें, सुबह सब जोड़ दीजिएगा तो हमारा यही आंसर आएगा 45, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी है, ठीक है, ए बी है, ठीक है। ए बी को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः पी आर एवं पी क्यू है। बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो 7 का जो हमारा आंसर होगा ए यानी कि पी आर बाई पी जी, ठीक है। आप लोग क्या करें, सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि जो आप लोगों को कल एग्जाम होने वाला है तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो हो सकते पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जितना भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी यानी कि साधनों की कीमतें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है, तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, तो प्रतियोगी वस्तुएं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने में उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो मांग की कीमत का लोच का मान क्या होगा। तो इसका जो मान क्या होगा वो हमारा 1.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। तो किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, तो रेफ्रिजरेटर की होगी, वस्तु की मांग लोचदार होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 की निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। तो 12 का हमारा जो आंसर है वो डी यानी कि 1 से अधिक होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो 13 का जो हमारा आंसर है वो डी यानी कि गिफिन वस्तु। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, तो बेलोचदार, ठीक है, बेलोचदार होगी। उसके बाद हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन हमारा कि ऋणात्मक ढाल की एक सरल रेखा, या धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा, या आयतकार पारवलय, या गोलाकार। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो सी यानी कि आयतकार परवलय, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है। तो बढ़ता है कब, तो 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक होता है। उसके बाद हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद का मान डैश होता है। तो क्या होता है, तो 0 होगा, ठीक है। 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यों है, तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा, तो हमारे टीपी बाय
क्यों, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में होने से कि यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यों है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र होगा। तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद देते क्वेश्चन नंबर 20 की जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर मेरे को हो जाएगा ए यानी कि बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन से कितने स्तर की व्याख्या करता है। कितने स्तरों की व्याख्या करता है, तो 3 करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22 की अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका आकार कैसा होता है, तो यू आकार का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो स्थिर लागत का एक उदाहरण क्या है, तो कच्चे माल पर व्यय। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत घटती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, अधिकतम होती है या न्यूनतम होती है। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो डी यानी कि न्यूनतम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि कुल आगम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो 26 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए यानी कि टी एफ सी इक्वल टू टी सी प्लस टी वी सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 देखते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब संतुलन कीमत में क्या होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो हमारा आंसर होगा बी यानी कि वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी। तो क्या होगी, डी इक्वल टू डी एस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार से मूल्य से के। तो 29 का जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि अधिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, तो होगा हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि एस इक्वल टू एफ इंटू पी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 31 की मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, न्यूनतम कुल लागत के या न्यूनतम औसत लागत या न्यूनतम सीमांत लागत या अधिकतम लागत। तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि न्यूनतम औसत लागत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि लाभ अधिकतम करना, ठीक है, ज़्यादा लाभ मिले उसके फसल से उसको। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 33 की अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है जब वस्तु की कीमत तो 33 का जो आंसर होगा सी यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है। तो कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है, तो इसका हमारा आंसर 34 का जो डी यानी कि वस्तु की मांग बेलोचदार, ये हमारा इसका आंसर होगा डी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो 35 को हमारा होगा एकाधिकार। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है। तो स्पष्ट अंतर को कौन व्यक्त करता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा बी यानी कि एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगी फार्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध है। तो क्या है, तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि पी ग्रेटर देन एमसी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत की समानता पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39 की एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली इंटू कर देना, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा सी यानी कि 300, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14
कि उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति, तो किसी वस्तु की पूर्ति डैश, तो यहाँ इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो गाइस यहाँ पे हमारा 14 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस, और हिस्ट्री का भी अभी जो हम लोग बताएं इकोनॉमिक्स का, इसका भी और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।